आज हम जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं चार, कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनको एनालाइज करना है। ये काम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए, इसका मकसद ये है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कुछ मीनिंगफुल डाटा मिल सके, जिसकी मदद से वो डिसीजन ले सकें एज ए क्रेडिटर कि वो क्रेडिट देगा या नहीं, और एज एन इन्वेस्टर कि वो इन्वेस्टमेंट करे या नहीं। और भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। यानी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद का मरहला है, और ये अलग से एक टॉपिक भी है, मतलब अलग से सब्जेक्ट है ये। हाँ, आप इसमें आगे जाके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, CFA कहते हैं उसको। उनका काम ही होता है कि वो कंपनीज को एनालाइज करके आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इधर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। उसके लिए जैसे CMA जो है वो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है ना, ये कंपनी को कॉस्टिंग पर गाइड करते हैं और प्राइसिंग पर, बजटिंग पर, डिफरेंट इनके काम है। तो CFAs हैं, उनका काम ये होता है कि वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कैसा होना चाहिए। कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, उसका अलग काम है ना, उसका अलग काम है बेटा, स्पेशलाइजेशन है ना उसकी। तो अब आप आगे जाके जो करना चाहें, आप कंपनी में बैठ के काम नहीं करना चाह रहे आप, जबकि आप इन्वेस्टर्स को सजेशन देना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं उनकी, तो उसके लिए अलग काम है ना। तो वो लेकिन एक अकाउंटेंट भी ये काम करता है। एक अकाउंटेंट जो है अपने बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करके एनुअल रिपोर्ट में भी देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस CFA करेगा। अभी हम इसमें कुछ टूल्स सीखेंगे जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, और वो टूल्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन एनालाइज क्यों करेंगे? एनालाइज करने का पर्पस ये है, जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स है ना, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मकसद है। उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है? दे वांट टू नो द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। Liquidity means the business is able to generate enough cash to run its operation or not. That is liquidity. Liquidity short term भी हो सकती है, long term भी हो सकती है। अब ये कैसे एनालाइज होगा कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रिवेल करती है या नहीं, ये हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है। इसके अलावा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी जानना चाहते हैं। दैट आवर बिजनेस इज एबल टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑन टाइम और नॉट, ये सॉल्वेंसी है। ये भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होती है। और प्रॉफिटेबिलिटी मींस बाय डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस आवर बिजनेस इज एबल टू इंक्रीज द एसेट्स और नॉट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट और लॉस इन शॉर्ट टर्म कहते हैं। इन चीजों को एनालाइज सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को देख के नहीं किया जा सकता कि आप इनकम स्टेटमेंट देखें और नेट इनकम के अमाउंट से आप बोलते हैं हाँ भाई कंपनी अच्छी है। कि आप दो कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करके डिसीजन नहीं ले सकते। आपको बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे जो अभी हम इसमें देखेंगे। यानी अगर आपने दो बिजनेसेस की एनुअल रिपोर्ट्स उठाई और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्ट ऐसे देख रहे हैं आप, तो दैट इज नॉट कंपैरिजन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये टूल्स यूज करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सबसे पहला टूल ये है कि आप चेंज निकालें। कंपैरेटिवली सबसे बुरा टूल है ये, बुरा है ना कंपैरेटिवली इन तमाम के अंदर जो आपके सामने 5 नजर आ रहे हैं। दूसरा चेंज परसेंटेज, ये इससे अच्छा है। रेशियो एनालिसिस ये इससे अच्छा है। ट्रेंड एनालिसिस और फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, ये सारे डिफरेंट तरीके हैं। और भी तरीके हो सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकें, लेकिन अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मेन जो आपके पास है ना वो रेशियो एनालिसिस है। इसमें मेन जो आपके पास है वो रेशियो एनालिसिस है। तो अभी हम चेंज और चेंज परसेंटेज को पहले कवर करेंगे। इट मीन्स यू आर कंप्यूटिंग द डिफरेंस of sales of 2 years of sales of different companies। ये तो सेल तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, किसी भी चीज का डिफरेंस निकाल लेंगे वो चेंज कहलाएगा ना। लास्ट ईयर सेल्स थी 1 लाख,
1 लाख, अब सेल्स है 1,50,000, तो पॉजिटिव 50,000 का चेंज आया। पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा चक्कर है इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले 70 लाख थी, अब फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी 60 लाख हो गई, तो कम हो गई। सही है, इसका नेगेटिव होना हमारे लिए पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव भी हो सकता है सेल भी कम हो गई हो। तो चेंज के अंदर आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, चेंज किसी भी चीज का निकलवाया जा सकता है। कि कंपनी ए का ये डाटा है 2015 से 2023 तक का, जिसमें नेट सेल्स भी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही हो तो ये पॉजिटिव है, और अगर आपकी सेल्स कम हो रही हो तो ये नेगेटिव है, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही हो तो ये नेगेटिव है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रही हो तो पॉजिटिव है कंपैरेटिवली। तो चेंज में क्या करना होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि 2015 में कितनी सेल थी और अब कितनी सेल है, कितने से बढ़ गई, तो ये 20,000 पॉजिटिव चेंज आ गया। तो चेंज एब्सोल्यूट वैल्यू में निकलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में इस अमाउंट में होगा वो, और एब्सोल्यूट वैल्यू में जो अमाउंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं होते। या आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, इफ यू कंपेयर बोथ टू अमाउंट्स दैट आर इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड नॉट इन परसेंटेज, दैट यू कैन नॉट कंपेयर देम। तो इसी वजह से चेंज अच्छा नहीं होता। अभी देखिए मैं आपको पहले चेंज कंप्यूट करवा लूँ। चेंज देखिए कैसे कंप्यूट होगा। आप बोलेंगे भाई 2015 में हमारी सेल कितनी थी, 1 लाख, इसी को 2015 से कंपेयर करूंगा तो 0 ही आएगा ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। 2015 की निकालें आप, चेंज जो है ना, मैं चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं 2016 का चेंज निकालूं, किसके लिहाज से 2015 के लिहाज से। कितना चेंज आया, 20,000। अब अगले में मैं क्या करूं, मैं 2017 में इतनी सेल थी उसको कंपेयर करूं किससे, 2015 से ही। अगर 2015 से ही करूंगा ना, ऐसे कहते हैं फिक्स बेस, मतलब मैंने बेस एक ही ईयर को बनाया हुआ है। और अगर आप 2015 से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि 2015 के मुकाबले में सेल जो है वो कितनी बढ़ गई है, 1,30,000। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप इसको 2016 से कंपेयर करना चाहते हैं, तो फिर कमेंट उस लिहाज से होगा कि 2016 के लिहाज से 2017 में सेल 1,10,000 से बढ़ गई। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसे कहते हैं चेन बेस, कि प्रीवियस ईयर को बेस बना रहे हो, तो हम प्रीवियस ईयर को ही बेस बना के करेंगे काम। तो 1,10,000 का चेंज आ गया। अब अगले में चेंज कितना आ रहा है, 2018 में 19 में 60,000 का चेंज, 2019 में कितने का चेंज आया, फिर 60 का आया, इधर 50 का चेंज, ये सब पॉजिटिव चेंज मिल गए। सही है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चेंज भी निकल सकता है। पॉजिटिव चेंज का मतलब है सेल्स बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले कितनी थी, इसको इसी के लिहाज से निकाल लें आप। सही है। फिर दूसरे में बढ़ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस तरीके से आप सारे चेंजेस निकाल लें। सही निकाल रहे हैं चेंजेस, हर ईयर को प्रीवियस ईयर से लेस किया, चेंज निकाल दिया। अब आप देखें इधर क्या मालूम चल रहा है, इधर मालूम चल रहा है 2016 में 20,000 की सेल बढ़ी, 50,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई। ये तो फेवरेबल नहीं हुई ना बात। सेल 20,000 बढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 बन गई, फेवरेबल नहीं है। अगले वाले में देखें 1,10,000 से सेल बढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 से बढ़ गई, तो ये ऐसा लग रहा है फेवरेबल है। लेकिन फिर भी ना एब्सोल्यूट अमाउंट जो है वो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं देता। इसको आपको चाहिए कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप जो चेंज निकाल रहे हैं उसको प्रीवियस जो भी मतलब इस साल की सेल है, जैसे ये इस साल की सेल है 1,20,000 2016 की, और 15 की सेल है 1,00,000, 2016 की सेल को 2015 की सेल से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज आ जाएगा। चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे जी, ये मैं अभी चेंज का फार्मूला, चेंज परसेंटेज का फार्मूला लिख देता हूं आपके सामने। चेंज परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो करंट ईयर वैल्यू होगी, करंट ईयर वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर वैल्यू,
और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जो आएगा ना हमारा, ये कहलाएगा चेंज परसेंटेज। तब हम चेंज परसेंटेजेस निकालने जा रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे सेल्स की चेंज परसेंटेज। तो इसमें नहीं 100% आएगी ना, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, तो उसको इसी से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 100% का मतलब क्या होता है, 2015 की सेल 2015 का 100% है, मतलब उसके बराबर है। 100% का मतलब बराबर होता है। 2016 की सेल को डिवाइड करेंगे किससे, 2015 की सेल से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 100 से। इसका मतलब क्या है कि 2016 में 2015 के मुकाबले में 20% सेल क्या हो गई, बढ़ गई। बाकी आप देखें 2017 की सेल को 2016 की सेल से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, देखें 192 आ रहा है, चेक करें 92% है। 192% का मतलब है 92% से बढ़ गई। क्या ये 92 आ रहा है? तो वो तो अलग आएगी ना। अरे बेटा 15 से थोड़ी किया हमने इसको, प्रीवियस इसी करना है आपको। ये 20% का इंक्रीज 2015 के लिहाज से था, और ये जाहिर सी बात है 2016 के लिहाज से। हर ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हो आप, यानी आप प्रीवियस ईयर को बेस बनाओगे ना। अब मैं बोलूं कि मेरी 2015 के मुकाबले में 2000% सेल बढ़ गई है, तो इसकी मीनिंग 2023 में कुछ भी नहीं होंगे। अजीब सी बात है। आप ये बताओगे ना प्रीवियस ईयर के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस कैसी बढ़ी है, डिवाइड करके वो निकाल लोगे, लेकिन मीनिंग क्या निकालोगे? अगर कोई मीनिंग निकाल सकते हो तो कैलकुलेट कर लो। रेशो एनालिसिस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना झगड़ा नहीं है कि आप ये चीज कैलकुलेट नहीं करो, आप कैलकुलेट करो और उसका मतलब बताओ कि क्या बोल रहा है ये रेशो, तो फिर वो काम का हो जाएगा। सही, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। 136 ये क्या बता रहा है कि 2021 में 2022 में 2021 के मुकाबले में 36% सेल में इजाफा हुआ है। देखिए क्या 36% आ रहा है, 6 लाख डिवाइड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, इस तरीके से आपने ये काम कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालें आप। पहले साल को तो पहले साल से ही डिवाइड कर देंगे, पहले साल के अमाउंट को, ये 100% ही आने वाला है। दूसरे में 2016 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे 2015 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो 183। अब इस तरीके से हर ईयर का निकाल लें। अब ये हमने जो चेंज और चेंज परसेंटेज निकाला है ना, अब हमारा परसेंटेज आपस में कंपेरेबल होती है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 20% से सेल बढ़ी, 83% से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई, तो हमें 63% का लॉस हो गया ना, मतलब एक तरीके से। 92% कॉस्ट सेल बढ़ी, 82% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी, 10% का फायदा। 26% ये बढ़ा, 38% ये बढ़ा, फिर नुकसान। 21% ये बढ़ा, 13% ये बढ़ा, फायदा। तो इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे आप। अब ये चेंज और चेंज परसेंटेज है, नहायत आसान है। हाँ, तो मतलब कुछ भी फायदा नहीं। 10% सेल बढ़ी, 10% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कमेंट करो, रिक्वायर्ड क्या, चेंज निकालो, चेंज परसेंटेज निकालो, पढ़ लिया हमने। ये किसी भी चीज का निकल सकता है। वहां आपको फॉर एग्जांपल सेल के डाटा की जगह पे सैलरीज एक्सपेंस का दे दे सारे ईयर्स, कुछ भी होगा आप इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चेंज में तो आप तब्दीली का अमाउंट निकाल रहे हैं ना, चेंज परसेंटेज में तब्दीली का अमाउंट नहीं निकाले आप, डायरेक्ट सेल को प्रीवियस सेल से डिवाइड कर दिया। अगर आप तब्दीली का अमाउंट ले लेते, यानी चेंज ले लेते, चेंज उसको डिवाइड करते प्रीवियस से, तो 20% आता है यहाँ पर डायरेक्ट, या 92% आता, यहाँ पे 26% आता। और कॉमिन तो 26% पे ही होगा ना, 126 थोड़ी होगा, क्योंकि 126 में 100 तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट का परसेंटेज। अब मैं बोलूं कि आप ये 2023 के कॉमेंट, 2023 के परसेंटेज पे कमेंट करें, आप क्या बोलेंगे? सिंस चेंज परसेंटेज फॉर सेल्स इन 2023 इज 125। क्या भाई, तो 23 कर लेते हैं ना उसको, 22 ही कर लो भाई, लिखा हुआ मैं नोट्स में ये होगा। सिंस चेंज परसेंटेज of sales in 2022 is 136%. It means sales has increased by 36% as compared to 2021, and
change percentage of cost of goods sold is 125%. It shows cost of goods sold has increased by 25%. So change in sales is favorable in isolation. अलग से देखा जाए ना, फेवरेबल नजर आ रही है. And change percentage, change in cost of goods sold is unfavorable in isolation. लेकिन but the change in both, if combined, is favorable. क्यों? क्योंकि सेल्स में ज्यादा इजाफा हुआ है. Because change percentage of sales is greater than change percentage of cost of goods sold. सही है. तो हमने ये कमेंट लिख दिया. इस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हैं. अब इसमें देखिए एक चीज है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं. कंपनी ए, कंपनी बी. कंपनी ए में 2022 में 1 लाख की सेल थी और 23 में 1,50,000 की हो गई. कंपनी बी में 3 लाख की, 30 लाख की थी, 33 लाख हो गई. अगर हम चेंज निकालें, सेल है तो इसका क्या चीज 50,000 रुपये पॉजिटिव चेंज, और इसका 3 लाख में पॉजिटिव चेंज. अब अगर मैं कहूं आपसे, आप इन्वेस्टर्स हैं, मैं कह रहा हूं कंपनी ए की सेल में 50,000 का इजाफा हुआ है, जबकि कंपनी बी की सेल में 3 लाख का इजाफा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कंपनी बी अच्छी है. कौन सी इन्वेस्टमेंट? यहाँ इन्वेस्टमेंट मैंने दिए डाटा में. जब मैंने डाटा में इन्वेस्टमेंट नहीं दी तो इन्वेस्टमेंट को तो नहीं देखेंगे ना. जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपके सामने सारा डाटा आ सकता है. यहाँ जो गिवन डाटा है उसी में रहते हुए एनालिसिस करनी है. समझिए, कबाब पराठा है, कबाब पराठा खाएं, बिरयानी का नहीं सोचो उसमें. लेकिन बात तो करने दो भाई. लेकिन अगर आपको डाटा मिल जाए तो फिर आप दूसरी चीजों को अटैच कर सकते हैं. सही. अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे. आप इसको ऐसे देखेंगे कि उसकी प्रीवियस सेल कितनी थी. समझ में आ रही है? पहले तुम 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, अब तुम 1 घंटा 10 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें 10 मिनट बढ़ाए. एक बंदा पहले 5 मिनट एक्सरसाइज करता था, अब 15 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है. तो प्रोग्रेस किसने ज्यादा की है? 5 मिनट वाले ने. क्योंकि तो 5 मिनट करता था, अब 10 मिनट कर रहा है, ज्यादा 15 मिनट हो गए. तुम पहले ही 1 घंटा करते थे, तुम्हें 10 मिनट बढ़ाए. तुम अपने लिहाज से 10 मिनट बढ़ाए तुमने, तो तुम उसको अपने आप से कंपेयर थोड़ी करोगे. अपने आप को अपने आप से कंपेयर करोगे ना. तो आपकी पुरानी एक्सरसाइज टाइम के मुकाबले में जो इजाफा हुआ है वो कम है, जबकि उसकी पुरानी एक्सरसाइज टाइम के मुकाबले में इजाफा ज्यादा है. इसी वजह से चेंज का अमाउंट ना कमेंटेबल नहीं होता. चेंज परसेंटेज का अमाउंट कमेंटेबल कैसे करेंगे आप बोलेंगे भाई ये जो इसकी सेल थी, इसको इसी की सेल प्रीवियस सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, ये चेंज परसेंटेज आया. इसने 50% सेल में इजाफा किया है अपनी, जबकि इसने अपनी सेल में सिर्फ 10% का इजाफा किया. तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस जो बेहतर काम कर रही है वो कंपनी ए है, कंपनी बी नहीं है. दिस शोज दैट चेंज इज नॉट कंपेरेबल, चेंज परसेंटेज इज कंपेरेबल. तो ये बात तो हो गई. तो हमने ये पढ़ भी लिया. चेंज किसी भी चीज का निकालना हो निकाल लेंगे आप, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से माइनस कर देना. चेंज परसेंटेज के लिए जो अमाउंट है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना. फिर कमेंट में तो आप अपना दिमाग चलाएंगे कि आप कमेंट कैसे करते हैं, कौन सी चीज का पॉजिटिव जो है वो चेंज अच्छा होता है और किसका नेगेटिव चेंज अच्छा होता है. अब आ जाए, हमने चेंज पढ़ लिया, चेंज परसेंटेज पढ़ ली. अब हम जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस की तरफ. अब एक बात बताएं, ट्रेंड एनालिसिस भी आपने पढ़ ली एक तरीके से. कैसे? ये देखिए,
ये जो परसेंटेज निकाली हुई है ना आपने, इसमें ट्रेंड है, 20% इजाफा हुआ, फिर 92% इजाफा हुआ, ये ट्रेंड कहलाता है। अगर मैं एक ही ईयर की परसेंटेज निकाल दूं, जैसे ये 2016 की, 16 की और 17 की निकाल दूं, बस 16 की भी नहीं निकालूं, मालूम चले 92% सेल बढ़ गई, तो ये एक परसेंटेज है, इसमें ट्रेंड नजर नहीं आएगा। ट्रेंड कब नजर आएगा? जब आप 1 से 12 ईयर्स की परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए ट्रेंड नजर आ रहा है। ट्रेंड से क्या होता है? अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है, सेल का बढ़ती चली जा रही है सेल, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो फेवरेबल है। तो एक परसेंटेज काम की नहीं होती, इसी वजह से आप सेवरल ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं एक साथ एक कंपनी के। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लोगे, हो सकता है इस ईयर सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर हुई हो, प्रीवियस ईयर्स में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई हो, लेकिन अगर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर आप अपना फैसला करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? एनालिसिस हर दिन करेंगे आप? तो वही बार बार पिछले से वही आएगा? नहीं आएगा, वही एक साल ऐड हो जाएगा। एनालिसिस में आप चेंजिंग भी तो कर सकते हैं ना। प्रीवियस ईयर्स में आपने एनालिसिस में कौन सी परसेंटेज निकाली, किससे डिवाइड किया, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हो आपने इस परसेंटेज निकाली 2020 को बेस बनाते हुए 2021 की, अगले साल यही निकलेंगी। भाई अगले साल आपका क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस चेंज हो सकता है। अगर वैसे ही अगर वही आपको उसी तरीके से निकालनी है तो फिर दोबारा निकालनी नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर्स की। लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया चेंज किया है तो दोबारा एनालिसिस करनी पड़ेगी आप। इट मीन्स यू एनालाइज कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ फिक्स टॉपिक। इस सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा कि आपको कौन से रेशोज निकालने हैं। इसमें अनगिनत रेशोज हैं, लेकिन हम इसमें से वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। जब ही तो ये एक अलग फील्ड है, अकाउंटिंग नहीं है ये कि आप इसको अकाउंटिंग समझें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल, पार्सल तो है लेकिन वो शाम में डिलीवर करना है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। नहीं 1 घंटे में तो नहीं, हम लोग तो मना किया था। हमने इंस्ट्रक्शन दी थी कि 5 के बाद। वो सब चाहिए, आप उधर से बात कर लेना इससे कि भाई 5 के बाद डिलीवर करना है। सही, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी भाई, मैं ये कह रहा था आपसे, क्या कह रहा था भाई? एनालिसिस मैंने आपको बता दिए, मेरे कहने का मतलब ये सही। अब हम आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रेशियो एनालिसिस। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें काफी फार्मूलाज हैं, रेशियोज हैं, तो उसको हम देखते हैं। एक एक करके सारे रेशियोज पढ़ेंगे और हर आने वाला रेशियो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पे खड़ा होगा। मैं आपको चेंज एंड चेंज परसेंटेजेस का काम करवाऊंगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में दोबारा आएगा। इसी वजह से आप चेंज परसेंटेज और चेंज को याद रखिएगा। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में इस तरीके से आएगा कि वहां पे ट्रेंड एनालिसिस भी आ रही होंगी। ये चारों कनेक्टेड समझ जाए। हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, देखिए ये रेशियो एनालिसिस की टाइप्स है। हम पहले पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। भाई आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं ना, या खुद भी फाइनेंस मैनेजर हो, तो आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर लें। ये कहना बहुत आसान है। ये करंट एसेट 1 लाख है और करंट लायबिलिटी 70,000 है, तो 30,000 रुपये वर्किंग कैपिटल आ गया। लेकिन ये है क्या वर्किंग कैपिटल? उसको समझने के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों की डेफिनेशन मुझे बतानी पड़ेंगी। तो व्हाट इज करंट एसेट? वो एसेट जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए या मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट लायबिलिटीज जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमें पे करनी है, सेटिस्फाई करनी है, वो करंट लायबिलिटीज कहलाती है ना हमारे पास। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं,
ये रही आपकी बैलेंस शीट। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि 3 लाख के टोटल एसिड है, 3 लाख की ही टोटल लिक्विडीज है। अभी इधर साफ नजर आ रहा है कि ये एसिड जो है ना, ये कहां से आया है। ये एसिड जो आपके पास 3 लाख है, ये आपने इन्वेस्ट कहां किया हुआ है, आपको अभी तो पता चल चुका है कि फिक्स एसिड में पैसा लगाने को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयरहोल्डर इक्विटी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है, और करंट एसिड और करंट लायबिलिटी की जो एक्टिविटीज है वो फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती है ज्यादातर है। अब देखिए 3 लाख के टोटल एसिड है, जिसमें से 40,000 जो है वो करंट एसिड है, इट मींस, और 2,60,000 रुपए नॉन करंट एसिड। ये पैसा आया कहां से 3 लाख रुपए, ये यहां लिखा हुआ है इक्विटीज में, क्या लिखा हुआ है 1,20,000 शेयर होल्डर के पैसे, 1,50,000 रुपए हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी बॉन्ड होल्डर वगैरह से लिए हुए, 30,000 करंट लायबिलिटी। यानी जब आपके पास 3 लाख रुपए आए और आपको मालूम था कि इसमें से 2,70,000 रुपए हमें 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं करने हैं, ये तो आपने पैसा लिया है ना भाई, ये तो आपको वापस करना है ना, 1 साल में वापस नहीं करना। शीटों का भी वापस ही नहीं करते हम कंपनी खत्म होने से पहले, जबकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें वापस करनी होती है 1 से ज़्यादा साल में। और ये जो 30,000 है ये हमें 1 साल वापस क्या करना, 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है भाई, ये बोलना है आपको। और ये भी आपको वापस तो करना है लेकिन 1 से ज़्यादा साल में। इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल उधार दूं, 1 लाख रुपए उधार दे दूं और मैं कहूं कि तुम्हें ये 3 महीने में वापस करने हैं, तो क्या आप ऐसा अमाउंट किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करोगे जहां पे पैसा 4 महीने में वापस आए? फिर क्या करेंगे आप? 3 महीने से पहले पहले पैसा वापस मिल जाए आपको, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने देखे यहाँ क्या किया हुआ है, 3 लाख का हमारे पास लिक्विडिटीज है, ये जो पैसा हमारे पास आया 2,70,000 हमारे पास लॉन्ग टर्म अमाउंट है, वो हमने फिक्स एसिड में लगा दिया, तो उसमें से 2,60,000, बाकी इसमें से 10,000 करंट एसिड में है और 30,000 की करंट लायबिलिटी का अमाउंट भी करंट एसिड में। यानी करंट एसिड में जो 40,000 रुपए नजर आ रहे हैं आपको, इसमें से 30,000 करंट लायबिलिटी है, मतलब इस 40,000 में से 30,000 आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करने, बाकी तो 10 बच गए, वो थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट, वो आपने करंट एसिड में लगा दिया है और ये आपको 1 साल के अंदर पे नहीं करना है। तो इसका मतलब है इस 10,000 को आप फ्रीली यूज कर सकते हो करंट एसिड में। फिक्स एसिड तो फिक्स एसिड है ना, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये तो लॉन्ग टर्म डिसीजन था आपका। बाकी जो करंट एसिड है इसमें से 30,000 तो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करने, बाकी जो 10,000 हैं वो आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। फॉर व्हाट? फॉर परफॉर्मिंग योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सैलरी देनी है, एडवर्टाइजिंग करवानी है, मर्चेंडाइज खरीदनी है, और जो करंट टैक्सेस पे करने हैं, ये ऑपरेशन है ना आपका सारा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे आप, तो उसमें फ्रीली आप 10,000 रुपए यूज कर सकते हैं। यूज तो आप 40,000 ही कर रहे होंगे, लेकिन 10,000 फ्रीली यूज कर सकते हैं, और यही 10,000 वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ करंट एसिड that will be left over after paying the current liability. It means this is the amount that has been invested in current asset out of the long term liability and shareholder equity. यानी जो shareholder equity और long term liability का अमाउंट है, उसमें से जो अमाउंट आपने करंट एसिड में डाला हुआ है वही अमाउंट क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और अगर आप ऐसा ना करें और आप 2,70,000 का 2,70,000 ही फिक्स एसिड में डाल दें और इधर कितना आएगा भी 30,000, इट मींस एक करंट लायबिलिटी पे करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल 0 है। वर्किंग कैपिटल 0 होने का मतलब है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए कि आपने फिक्स एसिड में 2,80,000 डाल दिए, करंट एसिड में 20,000 है, इट मींस जो आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयरहोल्डर इक्विटी का अमाउंट लिया था वो भी पूरा इसमें है लॉन्ग करंट एसिड में, और जो आपको 1 साल के अंदर पैसे वापस करना है ना, वो भी आपने मशीनरी और बिल्डिंग में लगा दिए उठा के। इट मींस यू कैन नॉट पे योर करंट लायबिलिटी ऑन टाइम, क्योंकि आपके पास करंट एसिड ही 20,000 का है। अगर सारा भी करंट एसिड आप बेच दें, कैश में कन्वर्ट कर लें, तब भी अपनी करंट लायबिलिटी पे नहीं कर सकते, इसका मतलब है डिफॉल्ट कर सकते हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन कोई भी कंपनी नहीं रखती। ऐसी सिचुएशन होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, लॉस कैसे बोल सकते हैं आप?
सॉल्वेंट नहीं है। लॉस और प्रॉफिट का ताल्लुक सॉल्वेंसी तो बाद में आएगा ना। इसका मतलब है यू आर नॉट सॉल्वेंट, यू कैन नॉट पे योर करंट लायबिलिटी ऑन टाइम। इसी वजह से ऐसा होता नहीं है। क्या होता है ये वाली चीज, आप करंट एसेट में पूरी करंट लायबिलिटी का पैसा लगा दोगे, 1 रुपया भी करंट लायबिलिटी का आप फिक्स एसेट में नहीं लगाओगे। और भी आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट नॉन करंट एसेट में लगाने के बजाय करंट एसेट में लगाओगे ताकि अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। It means working capital should be positive. If current asset is lower than current liability, working capital will be negative. It means you cannot perform your operating activities. Working capital should be positive. तो जो पहला हमारा जो रेशो नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं है, ये तो अमाउंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू में निकलता है। इसके अलावा सारे रेशोज हैं, बट ये आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को शो करता है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, ये इसका फार्मूला है। कैलकुलेट करने का तरीका यही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यह है कि करंट एसेट का वो पार्ट जो करंट लायबिलिटी को पे करने के बाद बच जाएगा वो वर्किंग कैपिटल है, और ये वही अमाउंट है जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये वही अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमारे पास आया है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल मीन्स द करंट एसेट दैट विल बी रिमेनिंग if all current liabilities are paid. This amount is used to perform business operation like paying salary, taxes, etc., rent, insurance वगैरह। और ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आया कहां से? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है वो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट है, ये जो हमने करंट एसेट में लगाया। अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट नहीं लगाएं करंट एसेट में, तो आपका वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए। कितना पॉजिटिव होना चाहिए या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में नहीं पढ़ेंगे। अकाउंटिंग तो आपको सिर्फ ये बता रही है इस सिलेबस में, ये असल में फाइनेंस का टॉपिक है ये वर्किंग कैपिटल निकालना कैसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर आप अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी के अमाउंट को करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अमाउंट जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है ना करंट एसेट में, वो फ्री का अमाउंट नहीं है। जिससे आपने लिया उसको इंटरेस्ट देना है आपने, जिससे आपने लिया उसको डिविडेंड देना है आपने। अगर आप लेके करंट एसेट में डाल दें और करंट एसेट में वो यूजलेस ऐसे ही पड़ा रहे, क्या हो गया? और से सुने, यूजलेस पड़ा रहे तो इंटरेस्ट तो जा रहा होगा जेब से और डिविडेंड भी देना पड़ रहा होगा, तो नुकसान हो जाएगा ना आपको। इसी वजह से करंट एसेट में अगर आप अमाउंट ज्यादा रखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी का निकाल के, तो कितना रखना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल का अमाउंट उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिहाज से होना चाहिए, और ये खुद मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने वर्किंग कैपिटल ज्यादा रख दिया तो होगा क्या? ज्यादा रखने का मतलब क्या है? इन्वेंट्री ज्यादा परचेस करके रखी हुई है, बैंक में ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो रहे वो, या रिसीवेबल ज्यादा है, एडवांस पेमेंट ज्यादा हुई है प्रीपेड वगैरह की, तो करंट एसेट ज्यादा हो रहा होगा ना, यूज ही नहीं हो रहा वो पड़े हुए ऐसी, तो लॉस हो गया आपका। कि आपको इस पे इंटरेस्ट और वो देना है डिविडेंड। और अगर ये कम हुआ, और अगर वर्किंग कैपिटल कम रखा आपने, कम रखने का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है, सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं है, टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, मर्चेंडाइज खरीदने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस इन कीपिंग द वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी को पे करने के बाद जो करंट एसेट बचता है, दैट शुड बी इन बैलेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके बिजनेस के लिहाज से। बहरहाल इतना ही मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए बहुत है वर्किंग कैपिटल के बारे में। अब अगर मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल निकालूं, कंपनी ए का, उसका वर्किंग कैपिटल आ रहा है 20 लाख, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल आ रहा है 20 करोड़, तो वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है यू कैन परफॉर्म योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वेरी फ्रीली, वेरी इजीली। तो जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल ज्यादा आएगा, आप क्या बोलेंगे? वो कंपनी ज्यादा लिक्विड और ज्यादा सॉल्वेंट है? नहीं बोलेंगे। फिर क्या, क्यों नहीं बोलेंगे आप? कंपनी का कारोबार कैसा है इस पे बेस करता है। क्या मतलब है? अगर एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल 20 लाख है और एक का 20 करोड़ है, तो आप कैसे
कंपेयर कर सकते हैं इसको? क्या हो गया? आप गलत समझिए चीज को, जो मैंने बताया आप नहीं समझी सही। देखिए करंट एसेट में जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट लिक्विडिटी पैसे को करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब होता है आपने इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई है। इसका मतलब होता है आपने उधार पे माल बेचा है, रिसीवेबल पड़ा हुआ है आपके पास। इसका मतलब होता है बैंक में पैसा है, कैश में पैसा पड़ा हुआ है। करंट एसेट में क्या होता है? कैश, बैंक, नॉन रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इसमें पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब है, तो इसमें इंटरेस्ट की कहानी कहां से आ गई? अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी का अमाउंट शेयर होल्डर से पैसा लिया, बॉन्ड होल्डर से पैसा लिया और करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया है। इस पैसे को जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया है ना करंट एसेट में, इस पैसे की पेमेंट हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड की शक्ल में देनी पड़ेगी शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर को। वो तो एक अलग बात है, वो तो देना ही देना है ना आपको। अब जिसने 20 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल रखा हुआ है, उसको उसके लिहाज से पेमेंट करनी है इंटरेस्ट और डिविडेंड की। इंटरेस्ट डिविडेंड की क्या पेमेंट सिर्फ उसी अमाउंट पे करनी है जो आपने करंट एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है? किस पे करनी है? इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट कौन से अमाउंट पे करनी है आप? हाँ, जो आपने उधार लिया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, उस पे करनी है। जो शेयर होल्डर इक्विटी का टोटल अमाउंट है उस पे करनी है ना आपने। तो उसमें से कुछ अमाउंट करंट एसेट में, कुछ अमाउंट नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट हुआ है। इंटरेस्ट तो आपको देना है, लेकिन जितना पैसा ज्यादा आप करंट एसेट में डाल देंगे उतना फायदा भी तो करंट एसेट से हमें होना चाहिए ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल 20 करोड़ है और एक का 20 लाख है, तो इनको कंपेयर करके आप कैसे फैसला करेंगे कौन सी कंपनी ज्यादा सॉल्वेंट है? नहीं कर सकते ना फैसला। जो कंपनी 20, आप वो पुरानी वाली बात जो बताई थी ना, वो भी आपके दिमाग में नहीं आएगी। वो बात ये है कि अगर किसी कंपनी का 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल है, तो आप ये देखेंगे ना उसको कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और जिसका 20 लाख वर्किंग कैपिटल है, आप देखेंगे उसको कितने कैपिटल की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल नहीं है, पहली बात तो ये दिमाग में रखें आप। हाँ, दिस इज फाइनेंस टर्म, दिस इज नॉट अकाउंटिंग टर्म। अगर जिस कंपनी का 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल है और उसके ऑपरेशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? वो कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, लिक्विड नहीं होगी, आगे मसला हो सकता है। लेकिन जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल 20 लाख है और से वर्किंग कैपिटल की नीड है सिर्फ 16 लाख है, तो इसका मतलब है एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल उसके पास है। वो इंसॉल्वेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल की वजह से उसको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी होगी। फुजूल 4 लाख रुपए जो इजाफी उसने वर्किंग कैपिटल रखा हुआ है ना, उसका इंटरेस्ट और उसका डिविडेंड दिया जा रहा होगा, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं लिया जा रहा होगा। आप वर्किंग कैपिटल के दो कंपनीज के अमाउंट को कंपेयर करके सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, इसका वर्किंग कैपिटल कम है, लेकिन ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी ज्यादा सॉल्वेंट है, कौन सी कम सॉल्वेंट है, जब तक आपको ये मालूम ना चले कि उससे असल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या थी। लेकिन ये नहीं कि आपने वर्किंग कैपिटल निकाला और आपने उस पर नतीजा निकल दिया, लेकिन आप पेपर में उतनी बात लिख सकते हैं जितना दिया हुआ होगा डाटा। एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल 20 लाख था, अगले साल 22 लाख हो गया, आप क्या बोलेंगे? अच्छा हो गया? आप बोलेंगे बढ़ गया। और क्या बोल सकते हैं आप? वर्किंग कैपिटल बढ़ा है तो हो सकता है भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 23 लाख हो गई थी, लेकिन वर्किंग कैपिटल अभी भी 22 लाख है। इसका मतलब है अभी भी सॉल्वेंट हो सकता है कि इंसॉल्वेंट हो जाए, पेमेंट ना कर सके टाइम में। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल के एब्सोल्यूट अमाउंट से कुछ भी नहीं हो सकता, बस ये मालूम चलेगा कि वर्किंग कैपिटल कितना है। इट मींस इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू स्टडी एंड अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल लाइफ हाउ मच वर्किंग कैपिटल शुड बी। ये डिसाइड करेंगे और उतना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेंगे। उतना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने का मतलब है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की मैनेजमेंट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इन शॉर्ट राइट नाउ यू हैव टू कंपेयर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल कंप्यूट करना है। यानी मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बताने के बाद कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं, और ये बातें आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी आपको आता थोड़ी है। यू कैन नॉट डिसाइड कि अकाउंट रिसीवेबल का कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, मर्चेंडाइज का कितना लेवल होना चाहिए, आगे आप पढ़ेंगे कि मर्चेंडाइज कितनी स्टोर रूम में रखनी है। ये थोड़ी मुंह उठाया खरीद के लाके रख दी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा हमारा कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा कैश बैलेंस रखा हुआ है, नुकसान है ना। आपके पास कैश रखा होना चाहिए तो 1 लाख, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है ना कैश, करंट एसेट है। आपने कैश रखा हुआ 10 लाख, तो ऑनर आएगा, खुश नहीं होगा आपसे,
जब 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी तो 9 लाख ज्यादा क्यों रखा हुआ है? 9 लाख बैंक में जमा करवा देते, इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट जाया हो गया आपका। जब आप कंपनी में काम करेंगे, आप अकाउंटेंट होंगे, तो करोड़ों का अमाउंट आपके आगे पीछे घूम रहा होगा, तो करोड़ों के अमाउंट पे लाखों का इंटरेस्ट भी तो मिल सकता है। और लेके बैठे हुए ऐसी कैश बॉक्स में तो उसका फायदा थोड़ी है। और अगर लेके नहीं बैठे और जरूरत है तो फिर जरूरत के वक्त बैंकों को कॉल करते बैठे रहोगे, अरे यार लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, और फिर पेमेंट करने बंदा आ जाएगा और सुना के चले जाएगा आप। मीन्स इट इज योर वर्क। कैसे होगा? लेकिन हम दो कंपनीज के वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करके और उसी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को उसी वर्किंग कंपनी के प्रीवियस ईयर के वर्किंग कैपिटल से कंपेयर करके नतीजा सिर्फ ये दे सकते हैं कि बढ़ गया या कम हो गया, बस। फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये डिपेंड करता है कि उसे जरूरत कितने वर्किंग कैपिटल की। बहरहाल छोड़े, लेकिन अगला जो रेशियो आ रहा है दैट इज कंपेरेबल एंड दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो ये कहता है कि सॉल्वेंसी को जानने के लिए वर्किंग कैपिटल निकालने के बजाय आप ये देखें कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है। जितना करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होगी, उतना हमारा समझो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा ही होगा ना। जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट करंट लायबिलिटी ज्यादा है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट है 10,000, करंट लायबिलिटी 8,000, चलो डिवाइड क्या आंसर आ रहा है? 10,000 करंट एसेट, 8,000 करंट लायबिलिटी। आएगा तो, लेकिन ये लोग कैलकुलेट तो करें। 1.25 का मतलब क्या है? अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हम बोलेंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 25% ज्यादा है। ये जितना ज्यादा होगा ना, आपको ये मालूम है रेशियो निकालते वक्त न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है, और न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर 1 से छोटा आता है। अब अगर करंट एसेट 10,000 और करंट लायबिलिटी 12,000 हो तो क्या आंसर आएगा आपका? 12,000 डिवाइड, सॉरी 10,000 डिवाइड बाय 12,000, डू इट। 0.8 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 80%, इसका मतलब होगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 20% कम है। तो दिस रेशियो शुड बी मोर देन 1, और कहा जाता है 2.5%, 2.5 या 3 होना चाहिए रेशियो। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटीज पे। क्या लिखा हुआ है देखिए, इट शोज हाउ मच ग्रेटर और स्मॉलर द करंट एसेट आर एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। देखिए ये कंपेरेबल रेशियो है। इफ माय करंट रेशियो वाज 2.9 एंड नाउ माय करंट रेशियो इज 3, इसका मतलब है हमने इंप्रूव कर लिया करंट रेशियो। करंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। हमारा करंट रेशियो 2.9 है तो ये हमारे लिहाज से, दूसरी कंपनी का करंट रेशियो है 2, तो ये कंपेरेबल है क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो इज कंपेरेबल। तो इसका मतलब है उनका करंट रेशियो कम है, हमारा करंट रेशियो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी कंपनी है, हो सकता है उसे रिक्वायरमेंट ही ना हो, करंट एसेट की कम रिक्वायरमेंट हो। लेकिन सेम टाइप की फर्म्स में करंट रेशियो कंपेरेबल होता है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो कम होगी, क्योंकि सेम टाइप की कंपनी है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यदि हम सवाल करेंगे ना तो ये सारे फार्मूलाज यूज होंगे। अच्छा एक बात बताएं, आपने करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो आपका करंट रेशियो आ गया। अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी? चेंज पढ़ा, चेंज परसेंटेज, और इसके अलावा हमने रेशियो एनालिसिस में एक वर्किंग कैपिटल पढ़ा और करंट रेशियो पढ़ा, बस। करंट एसेट में क्या क्या होता है ये बताएं? कैश, बैंक, नोट रिसेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसेबल, मर्चेंडाइज, सप्लाईज, प्रीपेड। इन तमाम एसेट्स में से कौन कौन से एसेट ऐसे होते हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते? वो नॉन लिक्विड करंट एसेट कहलाते हैं, शुरू में बता दिया था मैंने। ऑफिस सप्लाईज एंड प्रीपेड नॉर्मली दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश, दे आर कंज्यूम्ड। तो इसके अलावा कौन से एसेट बचे? कैश, बैंक, नोट रिसेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, नोट रिसेबल, अकाउंट रिसेबल, मर्चेंडाइज। These are the current assets that are convertible into cash. They are converted into cash. इन तमाम एसेट्स में ये जो भी मैंने बोले ये लिक्विड एसेट्स है। इसे मर्चेंडाइज एक ऐसा एसेट है जो नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट नॉर्मली नहीं हो पाता। अगर आपको मर्चेंडाइज की एनआरवी मालूम भी है, तब भी जब सेल करोगे जरूरी है उतने में सेल हो जितने में आपने अभी दिमाग में बनाया हुआ है।
इसका मतलब है मर्चेंडाइज हो सकता है कि ज्यादा या कम अमाउंट में सेल हो। इसी वजह से मर्चेंडाइज को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे अभी अपने अगले रेशो में। हम ये कह रहे हैं सारे के सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए अवेलेबल थोड़ी होते हैं। अगर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डिवाइड कर देंगे तो आपके कहने का मतलब क्या है, आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर रेशो आया 3.5, इसका मतलब है 250%। 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 350% आएगा। 250% करंट एसेट करंट लायबिलिटी से क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसमें कुछ एसेट ऐसे हैं जो कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज ही नहीं होंगे, और वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो है सप्लाईज, और एक और एसेट मर्चेंडाइज को भी उसमें से हटा देते हैं क्योंकि रीडीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आज के आज लायबिलिटी पे करने पड़े तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश, बैंक, नॉन रिसीवेबल, अभी जाके बैंक से आप डिस्काउंट करवा लो, मिल जाएगा पैसा। अकाउंट रिसीवेबल भी फैक्टर हो जाता है, बैंक से मिल जाते हैं पैसे। मार्केटेबल सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो, फैक्टर हो जाता है बैंक में। कस्टमर को लेके जाओ, बैंक से फैक्टरिंग होकर पैसे मिल जाते हैं, फिर बैंक कस्टमर से ले लेता है। पढ़ लीजिएगा फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है, चैट जीपीटी पे लिख दो व्हाट इज फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वो आपको बता देगा। अकाउंट रिसीवेबल बिकता है, बिजनेस का हर एसेट बिकता है, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। इसका मतलब है कौन से एसेट ऐसे हैं जो कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए रीडीली यूज हो सकते हैं? कैश, बैंक, नोटिसेबल, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बस। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्विक एसेट, लिक्विड एसेट नहीं। लिक्विड एसेट में से एक मैंने हटा दिया है, मर्चेंडाइज, इन्हें कहते हैं क्विक एसेट। क्विक कह रहे इसी वजह से कि क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इनटू नॉन अमाउंट। तो हम ये कह रहे हैं भाई आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए तो करंट एसेट यूज ही नहीं करेंगे सारे, आप तो क्विक एसेट यूज करेंगे। इसी वजह से करंट रेशो के बजाय ये रेशो निकलना चाहिए। क्या नाम है इसका? देखिए, कोई डरना नहीं, फॉर्मूला देख के मैं भी समझा दूंगा। क्विक या एसिड टेस्ट रेशो, इसमें देखिए आखिरी वाला फॉर्मूला देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब सारे करंट एसिड नहीं है इसमें, कौन कौन से करंट एसिड है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इधर ही दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, रिसीवेबल्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और जो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और रिसीवेबल है, इनके सम को क्विक एसिड कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट एसिड में से इन्वेंट्री, सप्लाई और प्रीपेड हटा दो तो बाकी क्विक एसिड बच जाएंगे। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, इट डिपेंड्स ऑन द डाटा। इफ इन डाटा क्विक एसिड हैज बीन कंप्यूटेड, द डायरेक्ट थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्विक एसिड कंप्यूट नहीं हुआ तो फिर आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लें। करंट एसिड कंप्यूट हुआ है तो आप इनको माइनस करके निकल लें। ये करंट रेशियो से बेटर है, क्योंकि करंट रेशियो ये बता रहे हैं कि करंट एसिड करंट लायबिलिटी से कितने ज्यादा है। और जब करंट एसिड सारे के सारे करंट लायबिलिटी की पेमेंट में यूज ही नहीं हो सकते, इसी वजह से उसको हम हटा देंगे और हम बोलेंगे ये उससे बेटर है। क्विक एसिड, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये ज्यादा बेहतर है। ये भी वही बताता है जो क्विक करंट रेशियो बताता है। इट शोज हाउ मच ग्रेटर और स्मॉलर द क्विक एसिड आर, इसमें वही लिखा हुआ है सारा। करंट लायबिलिटी पे करने के बाद कितना परसेंट हमारा क्विक एसिड बच जाएगा, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी पे करने के बाद कितना करंट एसिड बच जाएगा। यानी ये बताता है, अगर ये रेशियो आ रहा है करंट रेशियो 1.5, इट मींस आफ्टर पेइंग करंट लायबिलिटी 50% ऑफ करंट एसिड विल बी रिमेनिंग। अगर क्विक रेशियो में देखेंगे तो ये क्या बताएगा, आफ्टर पेइंग करंट लायबिलिटी हाउ मच क्विक एसिड विल बी रिमेनिंग। ये दो रेशियो हो गए। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल से अच्छा करंट रेशियो, करंट रेशियो से अच्छा क्विक रेशियो, इससे भी अच्छा है। वो सुनिए गौर से, मैंने आपको बताया कि मेरा क्विक रेशियो है 3.9, तो आपको मालूम चल गया कि 290% क्विक एसिड जो है वो करंट रेशियो करंट लायबिलिटी से ज्यादा है। करंट लायबिलिटी पे भी कर दूंगा तब भी 290% उतना ही पैसा मेरे पास होगा। यानी अगर 1 लाख की करंट लायबिलिटी है तो 2,90,000 करंट लायबिलिटी पे करने के बावजूद मेरे पास बच जाएंगे। अगर 3.9 रेशियो आ रहा है, 3.9 मतलब 390%। 390% का मतलब होता है 390 डिवाइड बाय 100 करंट लायबिलिटी के लिए, 390 क्विक एसिड के लिए। तो क्विक एसिड 390, करंट लायबिलिटी 100, तो कितना ज्यादा हुआ, 290 ज्यादा हुआ ना, 290%। मैं आपसे उधार लेने आया हूं,
मैं आपसे बोल रहा हूं मेरा क्विक रेशियो 3.9 है, आप बोलेंगे सही है, अपना क्विक रेशियो अपने पास रखो, मुझे ये बताओ पैसे कितने दिन में दोगे, ये बोलोगे ना आप बोलो नहीं नहीं मेरा क्विक रेशियो कितना अच्छा है देखिए 2.9 और मेरा करंट रेशियो 3.9 और मेरा करंट रेशियो इससे भी अच्छा है, मेरा करंट रेशियो 5 है। करंट रेशियो हमेशा क्विक रेशियो से ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलेंगे फिर वो जिससे उधार लेने गए आप, बोलेगा भाई पैसे कितने दिन में दोगे, मुझे क्या करना है इससे, तुम्हारा क्विक रेशियो करंट रेशियो। आप कैसे बताएंगे पैसे कितने दिन में देंगे आप, थोड़ी आप उसमें हवाओं में बातें थोड़ी करेंगे, चलो 2 हफ्तों में दे दूंगा, तो कहीं आप दोस्ती थोड़ी खेल रहे हैं। अगर आपने बोला कि मैं 30 दिन में पैसे दे दूंगा तो वो कहेगा कैसे, कैसे 30 दिन में दे दोगे पैसे, तो आप क्या बोलेंगे कैसी बदतमीजी कर रहे हो। हाँ बताएं, आप बताएं ना, वही तो ना, आप ये कह रही हैं कि 30 दिन में पैसे दे दूंगी, तो आप कैसे कह सकती हैं 30 दिन में आपके एसेट बिक जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन होती है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि आप ये देखती हैं, आप क्या कर रही है, उधार ले रही ना मर्चेंडाइज, उधार मर्चेंडाइज लेके क्या करेंगी, अपना ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म करेंगी। ऑपरेटिंग साइकिल बताया था मैंने आपको, टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जब मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल शुरू करवाया था ना, उसकी स्लाइड में ऑपरेटिंग साइकिल बताया था, दोबारा बता देता हूं, भूल जाता है इंसान, इंसान की खूबी है कि वो भूल जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल मर्चेंडाइज को खरीदने से लेकर कैश की रियलाइजेशन तक के तमाम इवेंट्स होते हैं। मर्चेंडाइज खरीदी, फिर उसे बेचेंगे तो रिसीवेबल आएगा, फिर रिसीवेबल आएगा, फिर उसकी कलेक्शन होगी, बताया था ना मैंने आपको। तो अगर मेरी मर्चेंडाइज जो मैं खरीद रहा हूं अभी सप्लायर से, वो 30 दिन में बिकेगी उधार पे, और कस्टमर से 20 दिन में पैसा मिलेगा मुझे उधार वाला, इससे मतलब है मुझे इस मर्चेंडाइज का पैसा लाने में 50 दिन लग जाएंगे, तो 50 दिन से पहले पैसे कैसे दूंगा मैं, तो पैसे कितने दिन में दे सकता हूं, इसके लिए मुझे मालूम करना पड़ेगा कि मेरी इन्वेंट्री कितने दिनों में बिकेगी, और इसके लिए मुझे मालूम करना पड़ेगा कि मेरा रिसीवेबल कितने दिनों में कन्वर्ट होगा कैश में, क्योंकि नॉर्मली हम यही एज्यूम करेंगे कि हम उधार में बेचेंगे। सो इफ योर ऑपरेटिंग साइकिल टेक्स 50 days, देन यू हैव टू टेक मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर मोर देन 50 days। 50 days के बाद ही पेमेंट करनी पड़ेगी आप, वरना तो आप पेमेंट ही नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम डेज कैलकुलेट करते हैं, एक कहलाता है इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री कितने दिनों में बिकेगी, कैलकुलेट होता है बकायदा। और ये कैलकुलेट कहां से हो रहा है, आपके माजी के डाटा से, तो ये आपके पास को शो करता है, फ्यूचर को नहीं। तो माजी में जो होता हुआ आ रहा है नॉर्मली एज्यूम यही किया जाएगा कि फ्यूचर में भी यही होगा। इसी वजह से जो सेलर है ना, जो आपको मर्चेंडाइज बेच रहा है, वह उसको आपका ये रेशियो चाहिए कि माजी में इन्वेंट्री टर्नओवर कितने दिनों में होता था आपका, रिसीवेबल टर्नओवर कितने, टर्नओवर मतलब होता है जो जिस चीज का पर्पस होता है ना, उस वो हो जाए ना उसकी वो चीज, टर्नओवर कहते हैं उसको। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कितने दिनों में इन्वेंट्री बिक रही है, रिसीवेबल टर्नओवर मतलब कितने दिनों में पैसा आ रहा है। इफ योर इन्वेंट्री टर्नओवर इज 10 days एंड रिसीवेबल टर्नओवर इज 5 days, तो 15 days में एक कस्टमर फारिग हो जाता है, ये मतलब है ना इसका। तो आपके टर्नओवर डेज कम से कम होने चाहिए। इफ योर इन्वेंट्री टर्नओवर इज 1 day एंड रिसीवेबल टर्नओवर इज 1 day, इसका मतलब है 2 days के अंदर पैसा आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये डेज जितने कम करेंगे ना आप, उतना रिस्क बढ़ता है। अगर इन्वेंट्री कम दिनों में बेचते हैं ना आप, इसका मतलब है इन्वेंट्री का स्टॉक आप रखते नहीं है, खरीदते हैं और बेच देते हैं। तो स्टॉक शॉर्ट हो गया तो कस्टमर खड़ा रहा तो सेल नहीं होगी, नुकसान है ना इसका। अगर रिसीवेबल टर्नओवर डेज कम है, इसका मतलब है पैसे आप जल्दी ले लेते हैं कस्टमर से, इसका मतलब है उधार उसे आप लंबा नहीं दे रहे तो वो आपसे खरीदेंगे नहीं, किसी और से खरीद लेगा। इसका मतलब है ये मामला इसमें गंभीर है। लेकिन अभी हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर और रिसीवेबल टर्नओवर। क्या चीज क्विक रेशियो में नहीं आती, लेकिन अलग चीज है ना ये, तो इसका क्विक रेशियो से संबंध थोड़ी है। आप ये नहीं एज्यूम करें अगला रेशियो पूरा का पूरा पिछले रेशियो में से निकलेगा। अगली चीजें जो आ रही है पिछले से बेटर होंगी, क्योंकि इधर हम इन्वेंट्री इस वजह से इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है, और यहां इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, यहां इंक्लूड इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि रेडीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता। तो दोनों के रीजंस अलग अलग है। कोई भी चीज रेशियो एनालिसिस में फिक्स नहीं है। हर चीज आप जो भी चीज पूछेंगे ना मैं उसका रीजन दे दूंगा।
and that may be comparable with other ratio or may not be comparable. तो सिनेरियो वाइज चेंज होती हैं चीजें. तो पहले हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं इसको. कितने दिनों तक इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी. अगर इन्वेंट्री में 10 दिन में बेच देता हूं खरीदने के बाद, इसका मतलब 10 दिन मेरे पास पड़ी हुई थी ना, मैंने 10 दिन तक उसे होल्ड किया है, इसी वजह से इसे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं. इसमें दो तरीके से निकलता है, इन टाइम और इन डेज. इन टाइम मतलब कि मैं अपनी इन्वेंट्री साल में कितनी मरतबा बेचता हूं. अगर मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख की पड़ी हुई है अभी, तो ऐसी इन्वेंट्री में साल में कितनी मरतबा बेचता हूं. अभी बोलो ऐसी इन्वेंट्री में साल में 100 मरतबा बेच देता हूं. ये इन्वेंट्री टर्नओवर है टाइम्स में, कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी मरतबा बिकती है. 100 टाइम्स. कितने दिनों में? 365 दिनों में. 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है एवरेज. एवरेज इन्वेंट्री मतलब साल में नियर अबाउट इतनी इन्वेंट्री मेरी रहती है. 1 लाख की इन्वेंट्री में 100 मरतबा बेचता हूं साल में. तो एक मरतबा कितने दिनों में बेचता हूं? इसके लिए 365 दिनों को 100 से डिवाइड कर दें आप, 3.65. इसका मतलब है तकरीबन 4 दिनों के अंदर मेरी 1 लाख की इन्वेंट्री सेल हो जाती है. यानी मेरा होल्डिंग पीरियड 4 दिन है. ये 4 दिन क्या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज. और इन टाइम्स कितना था? 100 टाइम्स. तो पहले हम निकालेंगे इन टाइम्स में. कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे. थोड़ा आंखें खुली रख के सिर्फ उसी चीज को पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आती है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ा था. जो इन्वेंट्री होती है वही कन्वर्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. इन्वेंट्री ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है ना भाई. कॉस्ट फ्लो में बताया तो था. तो अगर आपकी एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है, इसका मतलब हर दिन 1 लाख ही होती है. एवरेज का मतलब क्या होता है? हर दिन स्टोर रूम में डे के एंड में 1 लाख की इन्वेंट्री होती है. ये एवरेज है. 100% 1 लाख की नहीं होगी. कभी 95 की होगी, कभी 98 की होगी, कभी 1,03,000 की होगी. एवरेज निकाला 1 लाख आया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपका 10 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 लाख की इन्वेंट्री जो होती है यही हर दिन ट्रांसफर होती रहती है. किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20 लाख. 20 लाख कर लो. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी इन्वेंट्री साल में कितनी मरतबा बिकती है? 20 मरतबा. अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 1 ही लाख हो, इसका मतलब होगा 1 मरतबा ऐसी इन्वेंट्री बिकती है. एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स का फार्मूला है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से. लेकिन एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलनी चाहिए? 365 दिन की इन्वेंट्रीज को ऐड करके 365 से डिवाइड करना चाहिए. हर दिन की इन्वेंट्री ऐड करो तो 365 दिन होते हैं ना, और उसको डिवाइड करो 365 से, तो निकलेगी एवरेज इन्वेंट्री. प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, लेकिन आपके एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है कि 365 दिन की आपको इन्वेंट्री दे और आपसे बोले एवरेज निकालो. इसी वजह से वो आपके एग्जाम में क्या रहेगा? बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री. तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम. अगर आपको 4 इन्वेंट्रीज दे दी उसने, चारों इन्वेंट्री ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे आप. लेकिन ऐसा करेगा नहीं वो. आपको बिगिनिंग एंडिंग देगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी. लेकिन एवरेज इन्वेंट्री निकालने का ये तरीका सही नहीं है. 365 वाला सही होता है, लेकिन ऐसे भी निकलती है. और अगर एक ही इन्वेंट्री दी उसने तो उसी को एवरेज इन्वेंट्री एज्यूम कर लेंगे. बता दिया मैंने एवरेज कैसे निकले. बिगिनिंग एंडिंग दिए सिर्फ, तो ऐड करके 2 से डिवाइड. वैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे वही बता दिया. और एक ही इन्वेंट्री दी है, वही एवरेज इन्वेंट्री. उसको इस फार्मूले में ले लेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स आ जाएगी. कितना आया इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम? 20 टाइम्स. इसका मतलब है आप 1 लाख की इन्वेंट्री को 20 मरतबा बेचते हो साल में. तो एक मरतबा कितने दिनों में बिकती है? इसके लिए 365 को 20 से डिवाइड करेंगे. 1 लाख की इन्वेंट्री है एवरेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख है. तो 1 लाख वाली इन्वेंट्री 20 दफा बिकती है साल में. तो एक मरतबा कितने दिनों में बिकती है? इसके लिए 365 को 20 से डिवाइड करेंगे. 73 डेज. यानी आपकी 1 लाख की इन्वेंट्री 73 डेज लिखती है बिकने में. देखिए यहां लिखा भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कैसे निकालेंगे? साथ साथ याद करते रहो. डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स. अभी आगे नहीं पढ़ना. अभी इधर आओ. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बारे में क्या बोल रहे हैं? इट शोज, ये कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ लेता है. इट शोज हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू रिसीवेबल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. एवरेज ये आया इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स 30.
तो आप इस पे ऐसे कमेंट करेंगे कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री 86,000 है, दिस एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 86,000 इज सोल्ड 30 टाइम्स इन अ ईयर एंड कन्वर्टेड इनटू रिसीवेबल। इस तरह की इन्वेंट्री 30 मरतबा बिकती है, जबकि डेज में क्या है, कितने दिनों में हमारी एवरेज इन्वेंट्री बिक जाती है। इट शोज इन हाउ मेनी डेज एवरेज इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू रिसीवेबल। अब इस फार्मूले को देखें आप, ये जो फार्मूला है इन डेज वाला, डेज ऑफ अकाउंटिंग या डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इन टाइम, मैं आपको इसका सवाल करवाऊंगा, आप इसे याद करके आएंगे, कल न्यूमेरिकल हो जाएगा, याद लाजमी करके आएंगे आप, वरना नहीं होगा। मैं पहले आपसे फार्मूला सुनूंगा। इसमें दो फार्मूला दें, कैसे दो फार्मूला दें, डेज ऑफ अकाउंटिंग है डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स लिखा हुआ है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर मैं इस फार्मूले को ऐसे लिखूं, डेज ऑफ अकाउंटिंग है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वही बात हो जाएगी नहीं। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेज ऑफ अकाउंटिंग है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैंने क्यों लिखा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक शॉर्टकट। उस शॉर्टकट से आप डायरेक्ट डेज का फार्मूला यूज कर सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये फार्मूला यूज करके टाइम्स निकालना पड़ेगा, कितने दिनों में कितनी दफा बिकती है, फिर उसके बाद ये फार्मूला यूज करके डेज निकालने पड़ेंगे अगर वो डेज पूछे तो। लेकिन थर्ड वाला फार्मूला है ना, ये वाला, इससे आप डायरेक्ट डेज निकाल सकते हो। कैसे मैंने बनाया है ये जो डिवाइड नजर आ रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है, नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना सेक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री, आपको मालूम है मैथमेटिक्स, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, एवरेज इन्वेंट्री ऊपर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे चला गया। तो आपको दो फार्मूला, ये फार्मूला भी याद कर लेना है, डेज ऑफ अकाउंटिंग है मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ये बीच वाला याद नहीं करना, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। चलो बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों ले रहे हो, बिकॉज एवरेज इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दिस फार्मूला। डेज ऑफ अकाउंट, वो इन डेज कैसे निकलेगा, डेज ऑफ अकाउंटिंग है डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, या फिर डेज ऑफ अकाउंटिंग है मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेमोराइज इट। ये तो हो गया रिसीवेबल इन्वेंट्री टर्नओवर। अब आएगा रिसीवेबल टर्नओवर, ये भी इसी जैसा फार्मूला है। रिसीवेबल कहां से आता है, बिकता है तो हम क्या डाटा यूज करते हैं, सेल्स, यानी सेल्स से रिसीवेबल जनरेट होता है। कौन सी सेल्स से, क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स जनरेट्स रिसीवेबल, दैट्स व्हाई रिसीवेबल टर्नओवर यानी रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड में नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, जितना ज्यादा क्रेडिट सेल होगी एवरेज रिसीवेबल से, इसका मतलब है इतनी मर्तबा रिसीवेबल कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, नेट क्रेडिट सेल है आपकी 1 करोड़ 100 lakhs, और एवरेज रिसीवेबल है आपका 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल की थी 1 करोड़ की, रिसीवेबल पड़ा हुआ 1 लाख का, तो 99 लाख का रिसीवेबल कहां गया, कलेक्ट हो गया ना भाई, कलेक्ट हो गया ना, रिसीवेबल नहीं बचा तो कलेक्ट हो गया होगा। अब हमारी सेल्स है 1 करोड़ की और नेट और रिसीवेबल है 1 लाख का, इट मींस इस तरह का रिसीवेबल हम 100 मरतबा साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी तो हमारी सेल इतनी ज्यादा है। नेट क्रेडिट सेल लेना है यहाँ पे, टोटल सेल नहीं आएगी यहाँ पे, कैश वाली सेल नहीं उठा लेना। अब हमारी नेट क्रेडिट सेल है 10 लाख और रिसीवेबल है आपका 50,000, रिसीवेबल सिर्फ 50,000 है, तो सब आपने उधार में 20 लाख की सेल की थी, रिसीवेबल 50,000 का पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ऐसा रिसीवेबल आप 19 मरतबा कलेक्ट कर चुके हो और 20 मरतबा कलेक्ट हो जाएगा अभी मजीद। जितना हमारी क्रेडिट सेल रिसीवेबल से ज्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी मरतबा हम रिसीवेबल साल में कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो समझ में आ गई बात। सेल ज्यादा होनी चाहिए तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। अब डेज में निकालना हो तो ये जो इसका आंसर आएगा ना, डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर टाइम, ये बिल्कुल इन्वेंट्री टर्नओवर जैसा फॉर्मूला है। वहां भी डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर को डिवाइड किया था, देखिए डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। यहां पे हमने क्या किया, डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। बाकी देखिए उधर भी हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले को हमने डिटेल में लिखा, वहां भी लिखा था।
इसी को उल्टा कर दिया। तो ये जो फार्मूला है ना थर्ड वाला, ये कब यूज करेंगे? जब वो सिर्फ डेज पूछे। डेज पूछे तो हम क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन करें? हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट डेज आ जाएंगे, कितनी डेज में रिसेबल कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर टाइम भी पूछे, डेज भी पूछे, तो पहले ये वाला फार्मूला यूज करना, फिर ये पहला वाला यूज कर लेना। लेकिन सिर्फ टाइम पूछे तो बस पहला वाला फार्मूला, डेज में नहीं निकालेंगे फिर। सही है। इसी तरीके से पेबल, अच्छा डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज और रिसेबल टर्नओवर डेज दोनों को सम कर लो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर डेज 20 दिन है, कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रिसेबल टर्नओवर आपका 10 दिन है, कैसे निकाला? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसेबल। तो इन दोनों को ऐड करो तो इसका मतलब है 30 दिन के अंदर अंदर कस्टमर से पैसा मिल जाएगा। जो इन्वेंट्री हमने खरीद के रखते हैं वो 30 दिन में बिक भी जाती है, कैश में भी आ जाती है कन्वर्ट। आप सिर्फ फार्मूला याद करके आएगा, मैं करवाऊंगा आपको काम। क्या लिखा हुआ है देखिए, इट शोज इन हाउ मेनी डेज इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिसेबल इज कन्वर्टेड इनटू कैश। अब इसके बाद एक और है पेबल टर्नओवर। ये ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट नहीं होता, कैश साइकिल का पार्ट होता है। पेबल टर्नओवर कैसे निकालते हैं? पेबल कहां से आता है? नहीं, कौन सी? क्रेडिट वाली परचेज से। यहां लिखा हुआ है देखिए, बिल्कुल रिसेबल जैसा फार्मूला है। वहां नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट परचेज है। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल। बाकी पेबल एवरेज निकालने का वही तरीका है, डेज में निकालने का भी वही तरीका है। वही बिल्कुल पैटर्न पे हमने फार्मूलाज बना लिए जैसा हमने देखे, वही लिखा हुआ है ना बेटा। पेबल टर्नओवर डेज का ऊपर वाला फार्मूला कॉपी किया, डेज ऑफ ऑपरेटिंग, डेज ऑफ अकाउंटिंग है, डिवाइड बाय पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख दिया, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल। फिर इसी को हमने नीचे चेंज किया है, डेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बाद मल्टीप्लाई लगा दिया, यहां पर डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा दिया और फार्मूला उलट दिया। क्या बता रहा है? इट शोज इन हाउ मेनी डेज एवरेज पेबल इज पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब अगर मैं कैश साइकिल निकालना चाहूं, कैश साइकिल में क्या होता है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में ऐड करते हैं रिसीवेबल होल्डिंग, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, और लेस करते हैं पेबल पेमेंट पीरियड। अब अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर 30 दिन है, ये 20 दिन है और ये 10 दिन है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम किया हमने। अब कैश साइकिल ये आ गया 40 डेज। तो ये हमने ना लिक्विडिटी रेशियोज कर लिए, ये है, अभी सवाल नहीं किया इसका। अब हमें इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, बहुत आसान है। फार्मूला याद होने चाहिए, पुटिंग करनी है, आंसर निकालने और आंसर पे कमेंट करना है। अगर हमने इन रेशियोज को सॉल्व कर लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे रेशियो एनालिसिस का काम किया जाता है। फिर अगले रेशियोज बस रेशियो पढ़ते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ।